Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, today I am going to teach you history, last chapter of this second book. Today I will teach you beyond the center provision administration. According to this means जैसे एक किंग था, किंग का बहुत बड़ा एक एरिया होता है, तो वो अपने पूरे एरिया को कुछ प्रोविजंस में बांट देता है. प्रोविजंस लाइक ए स्टेट. ओके. फिर प्रोविजंस जो हैं दे वर अगेन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद में विलेज पंचायत वगैरह सिस्टम था. तो टुडे अपन पढ़ेंगे कि इनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस प्रकार के अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, इन सारों के बारे में. फिर देन आफ्टर द साफेद एंड द कंधार. कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान के आसपास जो एरिया है वहां पे साफेद एक ट्राइब्स है. तो कंधार के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो रूलर्स क्या करते थे, या इन साफेद को इंडिया में आने से रोकना है तो रूलर्स क्या करते थे, वहां हिंदू कुश माउंटेन तक अपना एरिया बना के रखते थे. फिर इसके बाद में ऑटोमन्स आ गया. ऑटोमन एंड पिलग्रिमेज एंड ट्रेड. ऑटोमन इराक ईरान वाला एरिया होता है. ऑटोमन टर्की कभी नाम भी सुना होगा आपने, कभी नाम सुना है आपने? ओके, मैं बताता हूँ, नहीं सुना तो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था. इसमें जो जलियांवाला बाग था, खिलाफत मूवमेंट याद होगा तुमको. खिलाफत मूवमेंट में ये ऑटोमन जो था, यहाँ का जो रूलर होता है, ब्रिटिश लोग इनको हटा देते हैं थ्रोन से. क्योंकि ऑटोमन जो बंदा है ये पूरे मुस्लिम जितने भी राजा हैं उनका सभी का ये मेन होता है. तो मुस्लिम इनकी इंसल्ट अपनी इंसल्ट समझते हैं. तो ये ऑटोमन वो थे. तो जो मुगल जो थे ट्रेड वगैरह करते थे, और ईरान इराक यानी मक्का मदीना साइड में जो भी पिलग्रिमेज जाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर वगैरह नहीं बनाते थे. तो इनके बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे मैंने बताया, जो सेंटर था पहले, जैसे सभी जो कंसोलिडेट करते थे अपने रूल को, तो वो अपने एरिया को प्रोविजंस में बांट देते थे. उनका एक बंदा, रूल करने वाला बंदा होता था. मोस्टली नोबल के रिलेटिव्स ही होते थे, राजा के रिलेटिव्स ही होते थे. उनको गवर्नर वगैरह कहा जाता था. उनकी हेल्प के लिए एक अकाउंटेंट वगैरह भी होता था, क्लर्क वगैरह होते थे. ठीक है. फिर वो अपने इस प्रोविजंस को सूबाज वगैरह में बांट देते थे. ये सारी चीजें आज अपन कवर करेंगे. तो इससे पहले मैंने जो डे बिफोर यस्टरडे आपको पढ़ाया था कुछ चैप्टर, इंपेरियल हाउस होल्ड क्या था, इसमें राजा के फैमिली के बारे में अपन बात करते हैं. उनके पैलेस के अंदर कौन कौन पीपल जो थे वो रहते थे. उनकी सिस्टर रहती थी, मदर्स रहती थी, हैं स्टेप्स मदर, फोर मदर, ये सारे रहते थे. उनके लिए पूरा मेंटेनेंस रखा जाता था, सारे खर्चे वगैरह दिए जाते थे. मुगल उस एम्पेरियल हाउस होल्ड में ही को हरम बोलते थे, जिसका जो पर्शियन मीनिंग है वो हरम होता था, यानी कि एक पवित्र जगह होती थी. अच्छा. फिर वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स होती थी. जो मेन फीमेल्स होती थी, ठीक है, बेगम होती थी, हैं आगाज होती थी, आगाचाज होती थी. इनके बारे में बताया. इनके लिए मेल और फीमेल दोनों प्रकार की जो स्लेव्स होते थे वो इनका मेंटेनेंस, इनकी हेल्प वगैरह करते थे. उसके बाद में अपन ने रैंक के बारे में पढ़ा, टाइटल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को टाइटल्स वगैरह मिलते हैं. टाइटन्स जो थे वो पेड़ वगैरह भी होते थे, खरीदे जाते हैं. फिर उसके बाद में जात और मनसबदार के बारे में अपन ने बात करी. फिर अपन ने इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर की, राजा इतने बड़े एरिया के ऊपर कैसे कंट्रोल रख पाते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी. तो आज चलते हैं बियॉन्ड द सेंटर प्रोविजंस के बारे में. तो चलो. द डिवीजन ऑफ द फंक्शन एस्टेब्लिश एट द सेंटर वाज रिफ्लेक्ट इन प्रोविजन. जैसे सेंटर गवर्नमेंट होती है, जैसे वो शासन करती है, रूल करती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रोविजंस में. प्रोविजंस को सूबाज बोलते थे, और जो इनके हेड होते थे उनको सूबेदार बोलते थे. वेयर द मिनिस्टर हैड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स. यहाँ पे भी क्या होते थे? दीवान, बख्शी और सरदार वगैरह होते थे. जो प्रोविजंस का जो हेड होता था उसको अपन गवर्नर कहते थे या सूबेदार कहते थे. हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एम्परर.
वो एम्परर को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं दिया करते थे। सरकार, अच्छा, ये जो सरकार जो थी, ठीक है, सरकार जो सूबा के बारे में बात कर रहा था मैं, फिर जो सूबा है वो सरकार में बटी हुई थी, जिनको अपन डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वो का वो ही सिस्टम था, उनका ज्यूरिडिक्शन फौजदार जो उनका मेन होता था, जैसे उसको गवर्नर बोलते थे तो इसको फौजदार वगैरह बोलते थे। इसके पास में बहुत बड़ी सेना होती थी है, और साथ के साथ में तोपची भी रखते थे, मतलब कि सेना को मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं की है। फिर इसके बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, जिसको परगना बोलते थे, सब डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, बाय 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिस। यहाँ पे जो पद होते थे हेरिडेटरी होते थे, मैं, मेरे बाद मेरी संतान, ठीक है। इसमें कानूगा होते थे। कानूगा का काम क्या था, कीपर्स होते थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखते थे। चौधरी वगैरह होते थे, ये इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस होते थे। देखो, कानूगा तो सिर्फ रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखेगा कि हमको कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। चौधरी का काम होता था वो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। और एक काजी, काजी का मतलब है पीपल्स को न्याय दिलाने का काम इनका होता था। तो कई बार फिर से देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सूबाज में बटी हुई थी। सूबा के जो हेड होते थे उनको सूबेदार या गवर्नर बोलते थे, ठीक है। सूबा के बाद में क्या होता था, सरकार होती थी। सरकार का जो हेड होता था उसको फौजदार वगैरह बोलते थे। वो इसका इनके पास में बहुत बड़ी आर्मी वगैरह रखने की इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अपन सूबेदार की बात कर रहे हैं। सूबेदार जो है डायरेक्टली रिपोर्ट किंग को देते थे। अच्छा, फिर इसके बाद में जो सब डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने कहा वो डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद में परगना सिस्टम आ गया। परगना में सेमी हेरिडेटरी होता है, मतलब लगभग वो वंशानुगत चीजें करते थे। यहाँ पे कानूगा होता है, जो कीपर्स होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, चौधरी वगैरह होते हैं, और काजी होते हैं। ईच डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन अ लार्ज सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, मैसेंजर। अच्छा, हर डिपार्टमेंट जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था इसमें बहुत बड़े नंबर में स्टाफ होता था, क्लर्क वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, बहुत सारे एम्प्लॉयड काम करते थे, ठीक है। फंक्शन हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल, इनको ट्रेंड किया जाता था काम कैसे करना है आपको। फंक्शन इन ऑर्डिनेंस विद स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, पूरा सिस्टम इन लोगों को समझाया जाता था कि आपको किस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। आगे चलते हैं। एंड जनरेटिंग कॉपीज, रिटर्न ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड, जो कोई भी रिटर्न ऑर्डर्स निकलते थे, रिटर्न ऑर्डर्स को क्या बोलते थे, फरमान, फरमान वगैरह निकलते थे, इन सबका रिकॉर्ड, कॉपी वगैरह वो लोग अपने पास में रखते थे। जो हाई लेवल के जो नोबल हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, बताओ। हाई लेवल के पीपल पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, जबकि और सारे काम चाहे वो सूबा हो, सरकार हो, इनमें पर्शियन लैंग्वेज ही इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जो लोकल लेवल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, विलेज अकाउंटेंट वगैरह अपना रिकॉर्ड रखने के लिए। मुगल क्रॉनिकल्स यूजुअली पोर्ट्रेड द एम्परर एंड हिज कोर्ट कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन अपार्टस डाउन टू द विलेज। मुगल इतिहास से पता चलता है कि मुगल जो कोर्ट थी और राजा वगैरह थे, पूरे एरिया के ऊपर, पूरी कोर्ट के ऊपर, मतलब कि पूरे अपने प्रोविजंस के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेंशन्स वगैरह तो रहती है। टेंशन किसको नहीं होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लोकल एंड मैग्नेट, द जमींदार एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल एम्परर वाज समटाइम मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। कई बार देखा गया है कि राजा के अधिकारी और गांव के जो अधिकारी हैं ये आपस में झगड़ा भी करते थे। मोस्टली झगड़ा लैंड रेवेन्यू के ऊपर होता था, क्योंकि कई बार जैसे फसल जो है वो खराब हो जाती थी तो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे और वो कलेक्शन के लिए आते थे। तो जमींदार जो है मोस्टली फार्मर्स को ही सपोर्ट करते थे। और कई बार देखा गया है कि जब जमींदार ने, इन लोकल बंदों ने एम्परर के अगेंस्ट वॉइस रेज करी है तो इन फार्मर्स ने इनको सपोर्ट किया है, क्योंकि वो उनके दुख दर्द वगैरह में काम आता था। बियॉन्ड द फ्रंटियर, अब अपन बात करते हैं फ्रंटियर की, यानी कि जो इनका बॉर्डर वगैरह होता था ना उसके बारे में। राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल लिस्ट मैनी हाई साउंडेड टाइटल अज्यूम बाय मुगल एम्परर।
राइटर्स ने हमको कई बार बताया है कि जो मुगल एम्परर वगैरह होते थे, ये इन्होंने कई बार बहुत बड़ी बड़ी पदवियां दी हैं। ये पदवी दूसरे बंदे को दिखाने के लिए कि भाई जैसे शहनशाह बोल दिया, मतलब राजाओं का राजा बोल दिया, तो इस तरह की किंग ऑफ द किंग। और जहांगीर ने वर्ल्ड सीजर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को घेर रखा है या दबा रखा है, इस तरह के टाइटल्स लेके चलते थे दूसरे आदमी पर अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। दीज इंक्लूड जनरल टाइटल सच है शाहजहां, सो शहनशाह है यानी कि किंग ऑफ द किंग, और स्पेसिफिक टाइटल assumed by individual king upon ascending the throne। जब राजा कोई गद्दी पे बैठता था तो डिफरेंट टाइप के वो लेता था, सच एज जहांगीर वर्ल्ड सीजर, शाहजहां द किंग ऑफ द वर्ल्ड। द क्रॉनिकल ऑफन ड्रू ऑन दीज टाइटल एंड दे आर मीनिंग टू रिट्रेट द क्लेम्स ऑफ द मुगल। अच्छा, अपन इन टाइटल्स की बात कर रहे हैं, टाइटल्स लेते थे। ये टाइटल्स किस लिए लेते थे? दूसरे लोगों के ऊपर अपना रौब झाड़ने के लिए लेते थे। इन्होंने इन टाइटल्स का यूज जो है उन अनकॉन्टेस्ट रीजंस के लिए भी किया है जहां पे उन्होंने कभी अपनी विजय हासिल नहीं करी। पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए ये चीजें इस्तेमाल करते थे। इनके साथ साथ में ही उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बताए हैं कि उनके राजाओं के कॉन्फ्लिक्ट्स अपने पड़ोसी देशों के साथ में होते थे। These reflect some tension and political rivalry arising from competing regional interests। कई बार एक एरिया के अलावा दूसरे एरिया को एक्वायर करने के लिए ये एक दूसरे के एरिया के ऊपर अटैक करते थे। द साफेद्स एंड द कंधार। द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द मुगल किंग एंड द नेबरिंग कंट्री ऑफ ईरान ने तुरान हिंग ऑन द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर। मैंने आपको पहले बताया था, ईरान इराक वाले जो बंदे थे वो इंडिया में आने की सोचते थे और बार बार नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अटैक करते थे। और अगर इंडियन रूलर को चाहिए कि वो कंसोलिडेट रूल चालू करे तो उसको पाकिस्तान के जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है वहां तक अपना एरिया बना के रखना होता है, ठीक है। और हिंदू कुश जो माउंटेन है वो ही सेपरेट करता है अफगानिस्तान को फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया से। अगर आपको एशिया के ऊपर इस साइड में आना है, इंडिया की साइड में, तो आपको हिंदू कुश माउंटेन्स के आगे आना होगा। ऑल कॉन्क्यूरर हु साउथ टू मेक देयर वे इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैड टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन। ए कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड अप दिस पोटेंशियल डेंजर बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज अपोस्ट नोटेबली काबुल एंड कंधार। काबुल क्या है? काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो अगर राजा को चाहिए कि वो इंडिया में इनका आने से रोके तो उनको इन कंधार और काबुल वाले एरिया के ऊपर कंट्रोल करना होता था। कंधार जो है वाज ए बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, इसको अंडरलाइन कर लो। झगड़े की जड़ जो है वो कंधार था। क्यों? कंधार पे जिसने कब्जा कर लिया है वो आसानी से इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकता था। तो मुगल रूलर हुए या दूसरे जो रूलर हुए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि इस कंधार के ऊपर शासन किया जाए। हुमायूं ने इसको जीत लिया था लेकिन वापस से ये निकल गया था। अकबर ने 1595 में इस कंधार को फिर जीता था। वाइल द साफेद कोर्ट जो थी रिटेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द मुगल। साफेद जो रूलर्स थे ये फिर भी कंधार के लिए लड़ते थे लेकिन फिर भी इनके इंडियन राजाओं के साथ में संपर्क बने हुए थे, ठीक है। और वो लोग भी कंटिन्यू क्लेम कर रहे थे कंधार हमारा। इस वजह से 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास करके जो बंदा था उसकी कोर्ट में एक बंदे को भेजा कि ताकि इस कंधार के झगड़े को समाप्त किया जा सके, लेकिन उनकी जो मीटिंग है वो फेल हो गई थी। विंटर में 1622 में पर्शियन आर्मी जो है उन्होंने कंधार पर घेर डाला और इधर मुगल को लड़ाई के बारे में या इसके बारे में पता ही नहीं चला या बहुत लेट पता चला, जिसकी वजह से साफेद ने उस एरिया को एक्वायर कर लिया। अब चलते हैं ऑटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ऑटोमन कहाँ पे है? टर्की के अंदर।
Relationship between the Mughals and the Ottoman was marked by the concern to ensure free movement for merchant and pilgrimage in territory. Ottoman control. ओटोमन के बीच में और मुगल्स के बीच में जो संबंध थे वो संबंध इसलिए थे कि हम एक दूसरे के पिलग्रिमेज जो होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले जो बंदे होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, इनको अपन कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही राजा मानते थे कि अपन दोनों की लड़ाई में कॉमन पर्सन है वो परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी पिलग्रिमेज मक्का और मदीना की यात्रा करने के लिए आते थे उनको कोई परेशान नहीं किया जाता था। मुगल एम्परर जो हैं वो भी चाहते थे कि रिलीजन और कॉमर्स को साथ साथ चलाया जाए। ठीक है, और ये लोग अदेन और मोका दो पोर्ट हैं जो रेड सी में है। ठीक है, इन्हीं से ही व्यापार आगे किया जाता था। अच्छा, सेल्स इन चैरिटी। अच्छा, एक चीज और, तो इन पे क्या टैक्स लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स। कई बार मैंने बताया जजिया कर भी होता था, ये भी होता था। और जो इस टैक्स से जो इनकम जनरेट होती थी उस इनकम को डोनेट कर दिया जाता था। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के कामों के में खर्च कर दिया जाता था। अकबर के टाइम में भी ये था, शाहजहां जहांगीर के टाइम में ये था। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि यार इस तरीके से उस पैसे को यूं ही खर्च कर दिया जाता है, तो उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि औरंगजेब का सपना था कि बहुत बड़ा एम्पायर मैं एस्टेब्लिश करूं। और उन्होंने ये कहा कि मक्का जाने से कुछ नहीं होता, भगवान का घर अपने यहाँ पर भी है। जूइस्ट एट द मुगल को। ये जूइस्ट कौन थे? जूइस्ट का मतलब हो गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, ये आए, यूरोपियंस आने लगे तो इनके साथ में ये आने लगे। तो ये क्या करते थे, अपने रिलीजन को स्प्रेड करते थे, अपने धर्म को बढ़ाते थे ये लोग। ठीक है, इस धर्म को बढ़ाते थे। तो ये इनके साथ में राजा महाराजा मिलते थे, ग्रुप डिस्कशंस होता था। अकबर जो है इनसे वो काफी इम्प्रेस भी था। चलते हैं। यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जूइश मिशनरी। ये मिशनरी आए, इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। इन बुक्स के जरिए यूरोपियंस को बहुत अच्छी नॉलेज मिली इंडियन पीपल के बारे में। मिशनरीज ने भी बुक्स लिखी, ट्रैवलर्स ने भी बुक लिखी, मर्चेंट्स और डिप्लोमेट्स, राजदूत वगैरह होते थे इनसे। द जूइश अकाउंट आर द अर्लीस्ट इंप्रेशन ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय द यूरोपियन राइटर। यूरोपियन राइटर को बहुत अच्छा जानकारी मिली जूइश मिशनरी के जरिए। उन्होंने मुगल कोर्ट के बारे में भी बहुत अच्छा लिखा था। Following the discovery of a direct sea route to India at the end of the 15th century, Portuguese merchants established a network of trading stations in coastal city. जैसे ही जब सी रूट ढूंढ लिया गया था, केप ऑफ गुड होप से होके आते थे, यानी कि यूरोपियन जो थे अटलांटिक सी से होते हुए नीचे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए फिर आते थे। आज तो इस बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ दिया गया है सुएज कैनल से, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, और जो ये पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया में पुर्तगीज आए थे, इन्होंने सबसे पहले अपने जो सिटीज वगैरह रहने का घर कोस्टल एरिया में ही बनाया था इन्होंने। पुर्तगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपेगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। जो पुर्तगी जो किंग वगैरह थे, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, फ्रांस, जर्मनी, वो वाला एरिया मैप में कभी बताएंगे आपको। ठीक है, वहां का जो राजा था वो भी चाहता था कि क्रिश्चियनिटी दूर दूर तक फैले। विद द हेल्प ऑफ द मिशनरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीयूस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ज्यूइस्ट बोला जाता है। द क्रिश्चियन मिशनरी मिशन टू इंडिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। जो ये आते थे क्रिश्चियन मिशनरी, इनका काम क्या था कि यहाँ पे ट्रेड करें और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करें। अकबर बहुत क्यूरियस था, मतलब बहुत ही उतावला था इन क्रिश्चियन लोगों से मिलने के लिए, उनके धर्म के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उन्होंने बाकी धर्म की पीपल से तो वो बात कर ली थी इबादत खाने में, फतेहपुर सीकरी में है वो। अकबर क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जूइश। इन्होंने एक डिस्पैच किया, लोगों को कहा कि जाओ गोवा में जाओ, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी थे और उनको हमारी मुगल कोर्ट में आने का न्योता दो।
Your first Jewish mission reached the Mughal court at Fatehpur Sikri 1580 में and stayed for about 2 years. वो वहाँ पे 2 सालों तक रहा। उसने मुगल कोर्ट के बारे में जाना, अकबर क्या चाहते हैं, अकबर ने भी उनसे उनके रिलीजन के बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो जाननी चाहिए। Jewish spoke to अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिबेट, और जो क्रिश्चियनिटी थी उन्होंने अकबर के साथ में बात करी, अपने व्यूज रखे, और उलमा वगैरह जो होते थे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो होते थे, उनके साथ में भी उन्होंने बात करी। तो 2 more मिशन वर सेंट टू मुगल कोर्ट एट लाहौर 1591 और 1595 में 2 मिशन और हुए थे। Jewish account are based on personal observation and shed light on character and mind of the emperor. जूइश ने जो कुछ भी लिखा उनका वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, वो राजा के बारे में, राजा के शासन के बारे में क्या सोचते थे वो उन्होंने लिखा है। अब एट पब्लिक असेंबली द जूइस्ट वर असाइन्ड प्लेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर थ्रोन। देखा गया है ये मिशनरीज वगैरह जो थे ये दरबार में मुगल कोर्ट में जब बैठते थे तो अकबर के पास ही रहते थे। अकबर के पास एक बताया था मैंने, जो रूलर जितना राजा महाराजाओं के पास में रहेगा उतना ही उसका स्टेटस अच्छा माना जाता है। दे accompanied him on his campaign, वो उनके कैंपेन जब होते थे, चाहे वो दूसरे किसी पर अटैक करने जा रहे हों या कभी हंटिंग पे जा रहे हों, तो उनके ग्रुप के साथ भी जाते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे, मुस्लिम जो मतलब नोबल के बच्चों को पढ़ाते थे ये लोग। अच्छा, जो जूइस्ट ने जो कुछ लिखा उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली पर्शियन क्रॉनिकल्स के बारे में, स्टेट ऑफिशियल एंड द जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ इन मुगल टाइम पीरियड, मुगल काल में लोगों का जीवन वगैरह कैसे था उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है। अब अपन क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, अब अपन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। The highest respect shown by Akbar toward the member of the Jewish mission impressed them deeply. अकबर को इन मिशनरीज, जूइश मिशनरीज से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। They interpreted the emperor open interest in the doctrine of Christianity as a sign of his acceptance of their faith. कई बार ऐसा इन जूइश ने लिखा है कि अकबर इतना इम्प्रेस था इस क्रिश्चियन रिलीजन के लिए कि उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने की सोची भी थी, लेकिन इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं मालूम है। दे कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द प्रीवेलिंग क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस इन वेस्टर्न यूरोप। उन्होंने बताया कि यूरोप में कैसे सहनशीलता रखी जाती है धर्म के प्रति, ठीक है। मॉन्स्ट्रेट रिमार्क, एक बंदा था, द किंग केयर्ड लिटिल दैट इन अलोइंग everyone to follow his religion he was in reality violating all. जिस राजा ने सभी पीपल को स्वतंत्र कर दिया कि भाई तुम कोई भी अपने धर्म का पालन करो, तो राजा कहीं ना कहीं उन लोगों से ऐसा चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि ऐसा सही नहीं है। जैसे यूरोप में भी ऐसे ही होता था कि कोई एक रूलर आ गया तो रूलर चाहेगा कि मैं जिस रिलीजन का हूँ उसी रिलीजन के जो पीपल हैं हर जगह फैलें। अकबर ने रिलीजियस नॉलेज लेने के लिए एक डिबेट हेल्ड करी, कहाँ पे, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे ये मुस्लिम, हिंदू, जैनिज्म, पारसी जो क्रिश्चियन थे इन सभी से ये बातचीत करते थे। अकबर सभी के जो रिलीजन के बारे में पूरा कुछ सुनते थे, जो भी लोगों ने बताया जो उनको अच्छा लगा उन्होंने ये सारी चीज़ें एक नया धर्म बनाया था अकबर ने, उसके अंदर ये सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें डाल दी थी। He moved away from the orthodox Islamic way of understanding religion toward a self-convinced अच्छा, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो थे वो इनका विरोध करते थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। We have seen that Akbar and Abul Fazl created a philosophy of the light and used it shape the image of the king. लाइट मतलब देवीय शक्ति के बारे में बात करी इन्होंने। इन दिस अ डिवाइन इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हैज सुप्रीम सबऑर्डिनेटी ओवर हिज पीपल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एनिमीज। अच्छा बेटा, ये आज आपका टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।
अब अपन इनके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस रीड करने, जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे आपके पास में ऑटोमेटिकली इनके जवाब आ जाएंगे। अगर जवाब आ गए हैं तो आपके ये चैप्टर समझ में आ गया, और जवाब नहीं आए तो ये आपके चैप्टर समझ में नहीं आया। ये अपनी बुक्स आज खत्म हो जाती है। इसमें क्या था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में मनुस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन में कौन कौन थे, जैसे अपन ने बताया सबसे पहले एक पेपर बनेगा, पेपर बनने के बाद में उसको पेज में कन्वर्ट किया जाता था, पेज में कन्वर्ट करने के बाद में एक राइटर्स उसके ऊपर लिखते थे, राइटर कुछ स्पेस छोड़ दिया करते थे जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रिंटर होते थे वो उस रिटर्न मटेरियल को पढ़कर उससे रिलेटेड कोई ना कोई इमेज या पेंटिंग वगैरह बनाते थे। फिर उनके बाद में वो एक मतलब सारे पेजों को कलेक्ट करके एक बुक का रूप दे दिया जाता था। इस बुक के ऊपर का कवर और पीछे के कवर को बहुत ही सुंदर बनाया जाता था, और इतनी अच्छी बुक्स तैयार करने की कोशिश की जाती थी कि जिसकी वजह से जैसे टेम्पल जो हैं वो राजा महाराजाओं की प्रेस्टीज को बढ़ाते हैं, तो उसी तरह ही यह जो है आपके बुक्स वगैरह भी, ये भी राजा महाराजाओं की बुक्स की मतलब वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, आपने सुना होगा यहाँ पे अकबरनामा बनी अबुल फजल ने, हुमायूं नामा बना है, तो ये सारे बुक्स के नेम याद रखना। इन वॉट वे वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द मुगल कोड हैव कन्वेड अ सीन ऑफ द पावर ऑफ द एम्पायर। तो डेली रूटीन तो यूं समझ लो कि राजा उठता था, उठने के बाद में अपनी एक प्रेयर कंप्लीट करता था, प्रेयर कंप्लीट करने के बाद में अकबर के बारे में लिख दो, फिर वो झरोखा देते थे। यहाँ पे सोल्जर्स से, मर्चेंट से, फार्मर से, फीमेल से, चिल्ड्रन से, सभी से अकबर रूबरू होते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। उसके बाद में वो मुगल कोर्ट में दीवाने आम में आ जाते थे, ऑडियंस हॉल में आ जाते थे। वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के जो ऑफिसर्स होते थे उनसे बातचीत करते थे, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग वगैरह जो बनाने वाले बंदे उनसे बात करते थे, जो गुप्तचर होते थे उन सभी से ये बात करते थे। पूरा दिन उनका इन्हीं चीज़ों में चला जाता था। तो ये तो डेली रूटीन हो गया, ठीक है। अब मुगल कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेशल फेस्टिवल, वहाँ पे 3 फेस्टिवल मेन थे। राजा का जो बर्थडे है वो सन और मून की डेट के अकॉर्डिंग मनाया जाता था, और इसी तरह ही एक नरोज जो है ईरानियन कैलेंडर जो था उसका जो नववर्ष है उसमें भी सजाया जाता था। इसके अलावा होली है, और होली वाले दिन भी मुगल कोर्ट को सजाया जाता था, और मुगल कोर्ट को सजाते वक्त बहुत ही हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। जो यहाँ पे विजिटर आते थे उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती थी। अच्छा, एसेस द रोल प्लेड बाय द वुमेन ऑफ द इम्पेरियल हाउस होल्ड। अच्छा, वुमेन के बारे में लिखना है, तो वुमेन को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया था, बेगम, आगाज और आगाचास्ट में बेगम जो होती थी वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड होती थी, उसका स्टेटस इन दोनों फीमेल से अच्छा होता था। फिर उसके बाद में आगाज हो गई, आगाज की जो स्टेटस है वो बेगम से कम होता था क्योंकि बेगम बहुत सारा दहेज लेकर आती थी, ठीक है। आगाज और इनके आगाचा, इनको सिर्फ एनुअली मेंटेनेंस दिया जाता था, खर्चा वगैरह दिया जाता था इनको। अच्छा, कई बार किसी कारणवश आगाज की और आगाचाज की जो रेपुटेशन है वो बढ़ गई थी। वो कैसे बढ़ गई, अपने हस्बैंड की विल की वजह से, या हस्बैंड चाहता था उनके लव वगैरह को, या मदरहुड की वजह से उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती थी। फीमेल्स के कुछ फीमेल्स जो हैं उनके पास में इनकम के सोर्सेस थे, जिसकी वजह से उन फीमेल्स ने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, कुछ ने गार्डन्स वगैरह बनवाए। इनमें एग्जाम्पल दे सकते हो, गुलबदन बेगम के बारे में भी लिख सकते हो हैं, और वो एक जहांगीर की वाइफ थी उनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, वो ऐसे एक क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंसर्न दैट शेप मुगल पॉलिसी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रीजन आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो दूर दराज वाले जो एरियाज हैं उनमें, तो उनमें आप ये वाले 2 डाल सकते हो। इनके दूर दराज वाले इलाकों में भी राजा के अच्छे रिले अपन जैसे
अब इसमें आप साफेद के साथ में रिलेशंस बना सकते हैं। साफेद जो थे वो मतलब कि अगर इंडियन रूलर को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्वायर करके रखना है तो उनको कांधार और काबुल जो जगह हैं उन पर अपना एक अधिकार बना के रखना है। साफेद कहते थे ये हमारा है। दोनों को इस चीज़ पे डिस्प्यूट भी था, लेकिन फिर भी दोनों के रिलेशन अच्छे थे। फिर वो वाली चीज़ डाल सकते हो, जहांगीर ने एक बंदा भेजा ताकि ये जो सिस्टम है ट्रीटी और एरिया का ये ख़त्म हो जाए, ताकि और भी अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे। लेकिन उनकी जो बातचीत है वो फेल हो जाती है। उस बातचीत के फेल होने के बाद में क्या होता है, वो साफेद जो हैं वो अटैक कर देते हैं कंधार के ऊपर। उस कंधार को घेर के रखते हैं जब तक मुगल कोर्ट को पता चलता है, जब तक वो उस एरिया पे कब्जा कर चुके होते हैं। इसी तरह जो ऑटोमन्स है इनके साथ में रिलेशंस दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस रिलेशंस की वजह से मुगल और ऑटोमन जो हैं मर्चेंट्स के लिए और ये पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा मक्का मदीना के लिए इन्होंने अपने डोर खोल रखे थे कि भी ये दो बंदे कभी भी आ जा सकते हैं, हमको एक दूसरे इनसे कोई आपत्ति वगैरह नहीं है। ठीक है। साथ साथ में रूलर भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी उनको मिलेगी, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा। अब डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ द मुगल प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविजन से। अच्छा, इसके लिए आप लिख सकते हो अपने एरिया को ये स्टेट में बांट के रखते थे जिसको प्रोविजंस बोलते थे। इस प्रोविजंस का जो मेन बंदा होता था, प्रोविजंस को ये लोग सूबाज बोलते थे, और इन सूबा का जो बंदा होता था गवर्नर, उसको सूबेदार भी बोला जाता था। और उसके पास में पूरी एक टीम होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसमें क्लर्क भी होते थे, अकाउंटेंट भी होते थे। ठीक है। इनमें लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, लैंड रेवेन्यू कितना है ये बताने वाले होते थे। फिर इन सूबाज को और सब पार्ट्स में सरकार में डिवाइड कर दिया गया। सरकार का जो बंदा होता था उसको अपन फौजदार वगैरह बोलते थे। फिर ये जो सूबाज हैं सरकार हैं, ये बाकी नीचे जाके फिर डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। लैंग्वेज लिख सकते हो, काजी वगैरह सिस्टम होता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अच्छा, डिस्कस विद एग्जांपल डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मुगल क्रॉनिकल। मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में अच्छा, इसमें आप क्या क्या लिख देंगे, इसमें आप लिख देंगे कि जैसे आईन अकबरी बुक लिखी गई, ये 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन था। इसमें फर्स्ट और सेकंड बुक जो थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, और थर्ड बुक आईन अकबरी अकबरनामा के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अकबरनामा में क्या था, थर्ड बुक जो थी वो आईन अकबरी थी। तो कैसे कैसे जो फर्स्ट बुक थी वो आदम से लेकर इन के टाइम तक की थी। फिर उसके बाद में दूसरी बुक जो थी वो 46 ईयर तक के टाइम पीरियड के बारे में थी। इसी तरह ही अकबरनामा के बाद में शाहजहांनामा आया, और भी बहुत सारी आई थी बुक्स, उनका आप हवाला देते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर कॉरस्पॉन्डिंग विद अबुल फजल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्स। तस्वीर जो है फर्स्ट जो सोर्सेस था उसके बारे में आप देख लेंगे और उसको डिस्क्राइब कर देंगे। फिर है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वेंट इनटू द मेकिंग द मुगल आइडल ऑफ किंगशिप। बंधु बांधवों के साथ में उनका क्या रिलेशंस था, सरदारों के साथ में, उसमें वो आ जाएगा मुरीद वगैरह बोलते थे, उनको अपना चेला वगैरह बोला करते थे। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिख लें। आप भी अपन और क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अभी अपने पास में टाइम है। मैं क्वेश्चंस और बता रहा हूँ, एमसीक्यूज मैंने बता ही दिए। चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रॉनिकल्स का मतलब होता है हिस्ट्री। ये हमको अकबर के बारे में या पुराने टाइम पीरियड के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताती है। जैसे गुलबदन बेगम ने से वो बुक लिख रही थी, एक अबुल फजल जो बुक लिख रहा था अकबरनामा, तो गुलबदन बेगम को कहा गया था कि आप इनके बारे में हुमायूं और बाबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत छोटे थे। ठीक है। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पता चलता है, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह जो हुए थे उस ड्यूरेशन में उनके बारे में भी पता चलता है। गिव द नेम ऑफ 2 पर्शियन पेंटर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल
पीरियड। इसमें अब्बास समद था और मीर सैयद अली थे, इनके नेम आए थे। क्या देखना, हु वर द ऑथर ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा। अकबरनामा का तो अबुल फजल हो गए और दूसरे का अब्दुल हामिद लाहौरी थे। ठीक है, इसके अलावा वारिस भी था, क्योंकि अब्दुल हामिद लाहौरी ने 20 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 2 ही वॉल्यूम लिखे थे, 2 ही पार्ट लिखे थे, थर्ड पार्ट तो किसी और ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू द मुगल क्रॉनिकल्स, अब उस टाइम में अकबर के टाइम में बहुत सारी कम्युनिटी थी, हिंदूज थे, मुस्लिम थे, जोरस्टियन थे, जैनिज्म थे और बौद्धिज्म वगैरह थे। हाउ डिड अबुल फजल डिफाइन सबर्जिनिटी। सबर्जिनिटी का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन के लिए पर्सन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहे। तो उन्होंने कहा था कि राजाओं की पीपल्स को सबर्जिनिटी मिलेगी, लेकिन उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि वो कभी भी राजा का विरोध नहीं करे। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट वुमेन्स मुगल कोर्ट में कौन कौन सी फीमेल्स थी जिनको पावर थी। तो गुलबदन बेगम थी, ठीक है, बाबर की सिस्टर थी, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। एक नूरजहां थी, वाइफ ऑफ जहांगीर, ईरानियन की थी। इनके टाइम पीरियड में ईरानियन का दबदबा कोर्ट में ज़्यादा हो गया था। मुमताज महल थी, शाहजहां की वाइफ, और शाहजहां की डॉटर थी जानहारा और रोशन आरा। बुक सी ऑथर्ड विच बुक, उसने कौन सी बुक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने बुक लिखी थी हुमायूं नामा। राइट द नेम ऑफ 2 इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मुगल अलोंग विद देयर मेन फंक्शन। एक तो मीर बख्शी थे। मीर बख्शी क्या करते थे, सैलरी वगैरह देते थे। पे अमोंग द हाई ऑफिसर, डिस्ट्रीब्यूट पे करते थे इस वजह से। और दीवान आला एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ऑल मनी बिल हैड टू बियर हिज सिग्नेचर, उनके साइन की जरूरत पड़ती थी। राइट द नेम ऑफ 2 इम्पोर्टेंट ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद देयर मेन ड्यूटी। सूबेदार गवर्नर हो गए, ठीक है, इनके पास में मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी, एजुकेटिव वगैरह होते थे। यह एक प्रकार का राजा ही होता था अपने इलाके में। प्रोविजनल दीवान्स वगैरह थे, इंचार्ज ऑफ द। हाउ आर द रिलेशन ऑफ द मुगल विद द ऑटोमन एम्पायर, ये मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दीवान खास एंड दीवान आम, इनमें क्या है। दीवान आम क्या थी, स्पेशल पोर्शन ऑफ द पैलेस था, ठीक है। मुगल एम्परर हैड डिस्कस विद द स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट एंड मिनिस्टर। दीवान खास के अंदर ये अच्छे रेपुटेटेड बंदों के साथ में डिस्कशन करते थे। दीवान आम यह भी एक पोर्शन था पैलेस का ही, जिसमें मुगल एम्पायर जो है कॉमन पर्सन्स की कंप्लेंट वगैरह सुनते थे। हाउ मैनी सूबार प्रोविजन वेयर देयर इन अकबर एम्पायर एंड हु वाज द इंचार्ज। अच्छा, यहाँ पे 15 सूबाज थे और इनके जो सूबा के जो इंचार्ज थे उनको सूबेदार बोला जाता था। किस प्रकार के 2 सोर्सेज थे, एक तो टैक्स ऑन ट्रेड था और टैक्स लैंड टैक्स था। जब भी तो राजा चाहता था ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसी वजह से उन्होंने ऑटोमन टर्की के साथ में रिलेशंस बनाए थे। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, पैसा भी मिलता था, टैक्स मिलता था, प्लस में जो ऐसी चीजें जो लोकल अवेलेबल नहीं थी ट्रेड के जरिए वो इजीली अवेलेबल हो जाती थी। विच 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर वर अडॉप्टेड इन द मुगल के टाइम में कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की गई थी। स्क्वायर ब्रैकेट्स एट द एंट्रेंस गेट पर, डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग विद लीव्स एंड फ्लावर, ये सोर्सेज में कहीं पे होगा देखना। Who was the most famous singer of Akbar court and which was the main raga composed by him? तो तानसेन था। रागा composed by तानसेन was known as Raz Darbari. Why did Akbar invite the religious sons of different religion at the इबादत खाना? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सभी धर्मों के बारे में, उनमें ये धर्म अलग अलग क्यों हैं और उनमें क्या अच्छी चीजें हैं। Mentioned 2 पर्पजेज ऑफ आईने अकबर। आईने अकबर क्या था, ये जो अकबर के टाइम में डाइवर्स कस्टम और प्रैक्टिस जो थी वो फॉलो होती थी। अनदर पर्पज आईने अकबरी वाज टू गिव हिम एम्परर अकबर इज डिटेल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी। ये वापस वही क्वेश्चंस आ गए जो मैंने अभी आपको करवाए थे।
देखता हूँ और भी कुछ। दीवाने खास दीवाने आम के बारे में आ गया, स्पेशल ड्यूटीज आ गया। डिस्क्राइब ब्रीफ द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर जलालुद्दीन अकबर के टाइम में कहाँ कहाँ तक इनका जो एरिया है वो फैला था। तो मैंने आपको कहा था हिंदू कुश माउंटेन थे, वहां से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न में तो वहां से लेकर नीचे साउथ तक का जो एरिया था महाराष्ट्र वगैरह तक इन्होंने अपना एम्पायर फैला रखा था। हाउ वाज द आइडिया ऑफ सोलर कोल इम्प्लीमेंट थ्रू स्टेट पॉलिसीज एक्सप्लेन। ये सारी चीजें आप कर लेना। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब मैं नेक्स्ट बुक जो है थर्ड बुक जो है उसको करवाएंगे। ओके बेटा, गुड डे, बाय।